हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं अनिल कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा 12th क्लास के इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो चैप्टर है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट जो चैप्टर है वो चैप्टर के बाद एक दो चैप्टर ही रहते हैं पूरे मैक्रो के अंदर। तो गवर्नमेंट बजट से पहले मैं बात बताऊँ कि बजट होता क्या है। तो बजट आपने सुना होगा आम भाषा में कि बजट जो है जब आप कोई सामान लेने जाए हैं दुकान के अंदर तो दुकान वाला ना आपसे पूछता है कि भाई साहब आपका बजट क्या है, किस बजट का सामान दिखाऊं, है ना। तो असल में वो आपके एक्सपेंडिचर की लिमिट पूछता है कि कितना आप खर्च करने की एक्सपेक्टेड, कितना उम्मीद रखते हो खर्च करने की। वो आपसे उम्मीद बताता है कि आप बताइए कि कितना खर्च कर सकते हो। ठीक है, कितना खर्च कर दिया वो नहीं बात कर रहा हूँ, कितना खर्च कर सकते हो ये पूछता। तो यानी पहली बात तो ये कि बजट जो है वो कभी भी पास्ट की बात नहीं करता। बजट जो है वो हमेशा फ्यूचर की बात करता है। आने वाले समय के लिए हमेशा बजट बनाया जाता है। आपके घर में आपकी माताजी आपका घर का बजट बनाती हैं कैसे? जब पिताजी सैलरी लेके आते हैं और माताजी के हाथ में दे देती है तो माताजी जो है, या फिर आने वाली जो सैलरी होती है तो माताजी को पहले से उसमें पता लगाना पड़ता है कि भैया इतना पैसा जो मुझे राशन के लिए रखना है, इतना पैसा सब्जी के लिए रखना है, इतना पैसा दूध वाले को देना है, इतना पैसा किराए वाले को देना है, इतना पैसा जो है वो जेब खर्च के लिए रखना है बच्चे के, और इतना पैसा जो है किताब कॉपी के लिए रखना है, इतना पैसा ट्यूशन वाले के लिए देना है, इतना पैसा यदि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो तो स्कूल फीस देना है। तो वो सारा बजट जो है वो माताजी पहले से तय करके चलती है सैलरी आने से पहले। इसी प्रकार सरकार भी अपना बजट तय करके चलती है। यानी आने वाले समय में, आने वाले साल में सरकार की कितनी कमाई होगी और सरकार उस कमाई को कहाँ कहाँ खर्च करेगा। सरकार की कितनी कमाई होगी और सरकार उस कमाई को कहाँ कहाँ खर्च करेगी, इसी का ब्यौरा बजट कहलाता है। ठीक है, कि आने वाले समय में सरकार की कितनी कमाई होगी और उसे सरकार कहाँ कहाँ खर्च करेगी, इसी के ब्यौरे को कहते हैं, ब्यौरा को कहते हैं आप बजट। अब बजट जो है भारत के अंदर, अब मैंने कहा फ्यूचरिस्टिक होता है बजट। कभी भी पास्ट की बात नहीं करता बजट, प्रेजेंट की भी बात नहीं करता, फ्यूचर की बात करता है, आने वाले समय की बात करता है। तो बजट जो है भारत के अंदर या कहीं पे भी ईयरली पेश किया जाता है, साल में एक बार। तो भारत का जो साल स्टार्ट होता है वो हमेशा, भारत का साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च को, है ना। तो यदि 1 अप्रैल मान के चलिए, आने वाला 1 अप्रैल से साल स्टार्ट होगा, तो यदि आने वाले 1 अप्रैल से मुझे साल स्टार्ट करना है, आने वाले 1 अप्रैल से यदि साल स्टार्ट करना है तो आने वाले 1 अप्रैल से उससे अगले 31 मार्च तक कितनी कमाएंगे और कितना खर्च करेंगे, इसका ब्यौरा हमें बनाना है। कभी भी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का ब्यौरा बनाया जाता है बजट के अंदर कि कितना कमाएंगे और कितना खर्च करेंगे। तो उस ब्यौरा को आप 1 अप्रैल के बाद तो नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचरिस्टिक है, 1 अप्रैल से आप पहले ही बना के चलें। यदि आप 1 अप्रैल से पहले ही उस बजट को बना के चलते हैं, उस ब्यौरे को बना के चलते हैं, तो कब बनाएंगे? मार्च में बना लीजिए, फरवरी में बना लीजिए, कभी ना कभी बना लीजिए। भारत कब बनाता है? भारत जो है 1 अप्रैल से यदि साल शुरू होने वाला है नया, तो भारत 1 फरवरी को ही बजट बना के रख देता है कि भैया आने वाले 1 अप्रैल से लेके उससे अगले 31 मार्च तक हमारा ये हिसाब किताब रहे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ बजट के बारे में थोड़ा सा लिखवाया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 1 फरवरी को अपना बजट पेश करती है। भारत सरकार प्रेजेंट्स इट्स बजट, अपना बजट 1 फरवरी को प्रतिवर्ष पेश करती है। अब कहाँ पेश करती है, किसको बताती है कि हमारा ये खर्चा होगा? देख सुन लो भाई, अब भारत में जो सरकार है वो प्रजातांत्रिक सरकार, तो प्रजा को बताना है। अब प्रजा को, हर आदमी को तो घर जाके बता नहीं सकते, तो प्रजा ने जो रिप्रेजेंटेटिव बैठाया है संसद के अंदर, वहाँ बता देती है सरकार।
तो भारत की जो सरकार है, अभी जैसे मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार जो है 1 फरवरी, आने वाले 1 फरवरी को बजट पेश करेगी। कहाँ पेश करेगी? अपने संसद में पेश करेगी। संसद में कौन कौन से लोग बैठे हैं, जितने भी नेता हैं हमारे चुने हुए, उनके सामने पेश कर देगी, हो गई बात, ठीक है। फिर उसका अप्रूवल होता है। पेश करने के बाद वो बजट क्या होता है? अप्रूव्ड होता है। कौन अप्रूव करेंगे? जितने भी जनता संसद में लोग बैठे हुए हैं, वो सारे लोग जो है उसको अप्रूव करेंगे। उस पर चर्चा भी होगी, बहस भी होगी, उसके बाद उसे अप्रूवल होगी, वोटिंग वगैरह होगी, और वो अप्रूव हो जाता है। जब अप्रूव हो जाता है तो फिर उसके हिसाब से काम होना शुरू होता है, जो बजट बनाया गया, ठीक है। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के हिसाब से। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट 1 ईयर, इसके अंदर 2 चीजें दिखाई जाती है कि पिछले साल हमारा क्या रहा, बीते वर्ष का वित्तीय निष्पादन, और आने वाले साल में हमारा क्या रहेगा, फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ अपकमिंग ईयर। मेनली जो फोकस होता है वो फोकस होता है आपका इसके ऊपर, क्योंकि जो गया रात गई बात गई, ठीक है। तो पिछला साल गया तो गया, उसके बारे में उतना नहीं चर्चा करते हैं। आने वाले समय में क्या चर्चा होगी, क्या होगा, उसकी बात की जाती है। प्रोग्राम्स और पॉलिसीज जो इसके अंदर बनाई जाती है आने वाले साल के लिए, उसी को आप बजटरी पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। हिंदी में बजटीय नीति या राजकोषीय नीति भी आप कह सकते हैं। इसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो बजट के पहलू, बजटीय नीति के पहलू क्या है भाई? मैंने तो सिंपल सी बात बताई थी। आपको यदि बोलूंगा बजट बनाने के लिए तो क्या करोगे, आपको यदि बोलूंगा बजट बनाने के लिए तो 2 चीजें सोचोगे कि पैसा कितना आएगा और कितना खर्च करना है। इसको क्या कहेंगे? बजट। तो इसका मतलब कि प्राप्ति एक पहलू आपको सोचना कि कितना आएगा, और खर्चा एक पहलू आपको सोचना है कितना जाएगा। बस 2 बातें आपको सोचनी है, हो गया बजट। तो बजट में भी यही सोचो। सरकार भी बैठे हुए यहाँ पे, मंत्री जो भी IAS अफसर, IRS अफसर वगैरह लगा रखे हैं, वो भी यही सोचते, वो कुछ बड़ी चीज नहीं कर रहे हैं, वो भी यही सोच रहे हैं कि भाई कितना आएगा और कितना जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसके 2 पहलू हुए, एक रेवेन्यू मतलब रिसिप्ट। सुन लीजिए, रेवेन्यू का सीधा मतलब है रिसिप्ट्स, और एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। खर्चा कौन सा और रेवेन्यू कौन सा? आने वाले समय में कितना मिलने वाला है, आने वाले समय में, आने वाले साल में कितना खर्चा होने वाला है, ये 2 पहलू हैं। और ये दोनों पहलू यदि खत्म हो जाए, मतलब ये दोनों बातों को आपने लिख दिया, समझ लिया, तो फिर बजट खत्म। बजट यही है। डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन सुन लीजिए। डेफिनेशन में गवर्नमेंट बजट जो है एक स्टेटमेंट है, कागज पे लिख के संसद में पेश कर देते कि भाई ये देखो हमारा हिसाब किताब प्लान हमारा ये, which represents expected receipts and expected expenditure in upcoming year, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि हमारे आने वाले साल में कितना रेवेन्यू, कितना रिसिप्ट होगा और कितना खर्चा होगा। इसी को बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। हिंदी में कहा जाए तो सरकारी बजट आने वाले वर्ष के संभावित प्राप्तियों तथा संभावित व्यय का एक ब्यौरा है, और ब्यौरा के अलावा ये कुछ नहीं है, यानी स्टेटमेंट। इसे बजटीय नीति या राजकोषीय नीति भी कह सकते हैं। इसके अंदर जो भी चीजें लिखी जाती है वो बजटीय नीति या राजकोषीय नीति है। और तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य, आखिर सरकार को क्या जरूरत पड़े कि वो गवर्नमेंट बजट बना रही है, यानी बजट बनाने की जरूरत थी क्यों पड़े। तो देखो बहुत सारे उद्देश्य हैं, और आपको भी पता है कि बिना प्लान के तो घर नहीं चलता, तो सरकार कैसे चलेगी, देश कैसे चलेगा। तो वो प्लान जो कर रहे हैं उनके कुछ कारण ही है। सबसे पहला कारण है GDP ग्रोथ। सरकार ये कोशिश करती है कि GDP में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ। GDP का ग्रोथ का क्या मतलब है? तो GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी किसी भी देश के अंदर एक लेखा वर्ष में कितनी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण हुआ है, यानी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, उसी को कहा जाता है GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू को कहते हैं जीडीपी। अब जीडीपी जो है वो कैसे बढ़ाया जाए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, खुद इन्वेस्ट कर लेती है या फिर पब्लिक को इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर करती है। पब्लिक कैसे इन्वेस्ट करेगी और क्यों इन्वेस्ट करेगी, तो गवर्नमेंट उसे टैक्स की रिबेट देती है, टैक्स में छूट देती है इन्वेस्टमेंट पे, और प्रोडक्शन पे कुछ सब्सिडीज़ वगैरह देती है, मशीन खरीदने पे, रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने पे। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट को तैयार होता है। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा उतना ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, संसाधनों का बंटवारा। संसाधनों का बंटवारा से क्या अर्थ निकलता है, संसाधनों का बंटवारा से अर्थ ये निकलता है कि देखिए हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो और सोशल वेलफेयर भी हो। ये दोनों चीज़ जहाँ ध्यान रखा जाता है उसी को आप मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है वहाँ सोशल वेलफेयर नहीं देखा जाता, वहाँ प्रॉफिट देखा जाता है। और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है वहाँ सोशल वेलफेयर देखा जाता है, प्रॉफिट नहीं देखा जाता। भारत दोनों चीज़ें देखेगा। तो भारत दोनों चीज़ें कैसे देखेगा, इस प्रकार से संसाधनों को बांटना है कि प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो और सोशल वेलफेयर भी अचीव हो। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में कहीं कुछ लोग संसाधनों से वंचित ना रह जाए, उनको कुछ मिले ही ना, ऐसा ना हो। सरकार अपनी नीतियों द्वारा संसाधनों को इस प्रकार बांटती है जिससे लाभ अधिकतम हो और सामाजिक कल्याण भी प्राप्त हो। तो कैसे बांटेगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों पर टैक्स लगा देगी जिससे सामाजिक कल्याण को नुकसान पहुंचता है। सरकार टैक्स लगा देगी शराब पे, तंबाकू पे, ऐसी चीज़ों पे अधिकतर टैक्स लगा देगी, और छूट दे देगी, सब्सिडीज़ दे देगी जो यूजफुल वस्तुएं हैं उनके ऊपर, ठीक है, अनाज वगैरह इनके ऊपर। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स कहते किसे, पहले तो ये समझिए, जो पूरी पब्लिक मिलके एक साथ इस्तेमाल करती है उसको पब्लिक गुड्स कहते हैं। जैसे डिफेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, पब्लिक पार्क्स वगैरह हो गए, स्कूल वगैरह हो गए, ऐसी चीज़ें जो है वो पूरी पब्लिक मिलके एक साथ इस्तेमाल करती है, इसलिए इनको पब्लिक गुड्स कहते हैं। अब गवर्नमेंट अपने संसाधनों को इस प्रकार से, अपने फंड्स को इस प्रकार से लगाती है कि पब्लिक गुड्स का भी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो और लोगों का भला हो सके। तो पर्याप्त मात्रा में सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कोषों का प्रावधान करती है सरकार बजट में, ताकि सारे लोग जो है उनको ये चीज़ें जो है अवेलेबल हो सके सही ढंग से, है ना। उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सारे अमीर रहते हैं और बहुत सारे गरीब रहते हैं। भारत ही वो देश है जिसके टॉप 10 में कम से कम 2 से 3 बिलियनियर, करोड़पति, अरबपति, खरबपति जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और भारत ही ऐसा देश है जो हंगर इंडेक्स में भी 111वें नंबर पे आता है, यानी भुखमरी वाले उसमें भी 111वें नंबर पे आता है। तो भुखमरी वाले सूची में 111वें नंबर पे आता है और अमीर वाली सूची में भी सबसे ऊपर आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? सच संसाधनों का समान बंटवारा नहीं। कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ लोग बहुत गरीब। कुछ लोग इतने गरीब हैं कि वो अपनी मूलभूत सुविधाओं को भी हासिल नहीं कर पा रहे। तो यदि उनको मूलभूत सुविधाएं दिया जाए तो ये सरकार की ड्यूटी है, कैसे दिया जाए। तो सरकार क्या करती है, वो कोशिश करती है कि अमीरों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाए और गरीब लोगों को सब्सिडीज़ दी जाए। सब्सिडी दिया जाए, गरीब लोगों को कुछ खरीदते हैं तो सब्सिडी दी जाए। ठीक है, हम अनाज खरीद रहे हैं और स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं तो वहाँ सब्सिडीज मिलती है, सस्ती चीज़ें मिलती है, हमें अवेलेबल मिलती है। जब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम और वेल्थ का, तभी समझ में आएगा कि सामाजिक न्याय है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा कि सामाजिक न्याय है। हेलो, फूड और एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब लोगों को दिया जाता है, सरकार इसके लिए प्रावधान करती है। बैलेंस रीजनल ग्रोथ, बैलेंस रीजनल ग्रोथ का मतलब ये है कि भारत जो है उसके सभी राज्य समान रूप से विकसित नहीं हैं। भारत के कुछ राज्य जो हैं बहुत अल्प विकसित हैं, ना के बराबर,
और भारत के कुछ राज्य जो हैं वो अच्छे खासे विकसित हैं। तो इसकी वजह से ये देखने को मिला है कि कुछ राज्यों के जो लोग हैं उनका जीवन रहन सहन, उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। कुछ राज्यों के जो लोग हैं उनका जीवन रहन सहन आवश्यकताएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा तरीके से पूरी हो रही है। कुछ महानगर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, पंजाब, ऐसे राज्य हैं, गुजरात, जो हाईली डेवलप्ड, काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप है। पर उसी टाइम हमारे पास कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो बहुत बुरी तरह से अल्प विकसित है, पिछड़े हुए हैं। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, ठीक है, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, झारखंड के कुछ हिस्से, ये वो हिस्से हैं जो काफ़ी बुरी तरह से अल्प विकसित है, पिछड़े हुए हैं। तो सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इन राज्यों को भी अपलिफ्ट किया जाए, इनको भी ऊपर उठाया जाए। कैसे करेगी सरकार? सरकार बैकवर्ड एरियाज़ को प्रायोरिटी दे डेवलप होने के लिए, कैसे लिबरल टैक्स पॉलिसी अपनाए, उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ घोषित करे, जिससे कि वहाँ पे टैक्स हॉलीडे हो जाए, टैक्स ना लगे कुछ दिनों के लिए, तो इंडस्ट्रियाँ उठ के वहाँ चली जाएँ, वहाँ पे इंडस्ट्री चलाया जाए, लोगों को रोज़गार मिले और डेवलपमेंट होगा। भाई जहाँ इंडस्ट्री लगेगी उस जगह का डेवलपमेंट होगा। तो किसी भी जगह को डेवलप करने के लिए सरकार, कौन सी चीज़ें होती है जिसकी वजह से डेवलप होता है? वहाँ कोई टूरिस्ट प्लेस हो अच्छा तो राज्य डेवलप हो जाएगा, वहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट हो राज्य डेवलप हो जाएगा, ठीक है, वहाँ कोई खेल का मैदान हो राज्य डेवलप हो जाएगा। तो ऐसी जगहों पे ऐसी जगहों से ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि ऐसी जगह जो पिछड़े हुए हैं वहाँ पे किसी जगहों पे टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए, या फिर खेल के मैदान बनाया जाए, या फिर इंडस्ट्रियाँ लगाई जाए, जिससे देश डेवलप हो, वो राज्य डेवलप। सरकार उसके बाद रोजगार के लिए भी कोशिश करती है, किसके अंदर? बजट के अंदर। कैसे? नई नई स्कीमें लाती है रोजगार के लिए, जैसे मनरेगा वगैरह हो गया, इससे लोगों को रोजगार मिलता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो आखिरी पॉइंट है वो ये कहता है कि यदि इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी गैप हो, एक्सेस डिमांड या फिर डेफिशिएंट डिमांड हो, तो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के लिए सरकार अपने खर्चों में, इनकम में, बोरोइंग में, इन सब में चेंज करती है। तो वो चेंजेस जो हैं वो स्फीतिक अंतराल और अविस्फीतिक अंतराल को ठीक करते हैं। पर वो चेंजेस लेती कहाँ है गवर्नमेंट? अपने बजट में लेती है, अपने खर्चे वगैरह को चेंज करने का। तो ये जो मैंने बात बताई, ये बताया आपको बजट के बारे में। बजट जो है उसका एक टॉपिक कंप्लीट। अब अगले वीडियो में आपको अगला हिस्सा मिलेगा। उम्मीद है 3 क्लासेस में या 3 वीडियो में इसको ख़त्म कर लेंगे, 3 से 4 में। तो आज जो पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा, और वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।